नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है जीवन चक्र के दौरान पोषण, शिशु और मातृ मृत्यु दर। इस टॉपिक का जो पहला पार्ट है उसे आज आप करेंगे और अगले पार्ट को आप कल करेंगे। जितने भी इस टॉपिक में महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में आने की काबिलियत रख सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है, आज के मॉक टेस्ट में शामिल किया गया है। तो लगातार अपनी पढ़ाई से जुड़े रहिए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए, ताकि आपके द्वारा बिताया गया एक-एक समय आपकी लक्ष्य के लिए हो। तो तैयारी आपकी 70 प्लस की है, तो लगातार पढ़ाई करते रहिए और प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं, वो सभी रो रहे हैं। उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे, तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पहला प्रश्न है, पीएनडीटी 1994 अधिनियम और इसके संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित में से परिपाटियों का प्रतिषेध करता है। पीएनडीटी का अर्थ हुआ लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम। क्या? लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 और इसके संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित में से परिपाटियों का प्रतिषेध करता है। बताइए क्या? भारत में गर्भपात, या भारत में लिंग चयन गर्भपात, या बच्चे का गर्भपात करने की महिला की स्वायत्तता, या भ्रूण का गर्भपात करने का कानूनी अधिकार। बताइए किसको रोकता है पीएनडीटी 1994, यानी कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। इसके संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित में से परिपाटियों का प्रतिषेध करता है। कौन सी ऐसी परिपाटी है जिसका प्रतिषेध करता है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहले का? तो पहले का जो सही ऑप्शन है आपका, वो बी है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत में लिंग चयन गर्भपात पर प्रतिबंध लगाता है कौन? पीएनडीटी, यानी कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। क्लियर है आपको? तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है पीएनडीटी का? इंग्लिश में है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। ठीक है, क्लियर है आपको? यहां पर सी गायब है, ऊपर पीसीएनडीटी इसका फुल फॉर्म है। क्या है? पीसीएनडीटी है। ठीक है, लेकिन हिंदी में मैंने आपको बिल्कुल सही बताया था, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। क्लियर है आपको? लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, यहां पर वयन लिख गया है, इसको आप चयन कर लीजिएगा। ठीक है,
लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। अगला प्रश्न है आपका, प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है, जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है? बताइए। प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है, जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है? तो प्रश्न का तात्पर्य यह है कि जो प्रजनन का जो औषधि है, जो मेडिकल है, उसमें जो अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी है, जिसके द्वारा लिंग की जांच की जा सकती है, उसके कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है, जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है? ऑप्शन ए है आपका पुत्री का उच्च मूल्य, बी है पुत्री के प्रति विरुचि, सी है पुत्र के प्रति विरुचि, या डी है विवाह के प्रति विरुचि। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? प्रश्न थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन हर प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है। इस तरह के प्रश्नों को भी आपको करना होगा, ताकि जब परीक्षा में कोई टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न आपको मिले, आप तुरंत आसानी से उसे कर पाएं। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है। इनका सीधा सीधा तात्पर्य है, ऐसा वो कौन सा कारण है कि अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी के कारण भारत में लड़कियों के जो लिंगानुपात है वो घटा है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? बताइए। पुत्री के प्रति विरुचि, दूसरे का ऑप्शन बी है। अब पुत्रियों के प्रति विरुचि क्यों आई थी भारत में, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका मुख्य कारण क्या था? एक तो दहेज प्रथा थी, ठीक है, कि बेटी पैदा हो गई तो लाखों का दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। एक तो कारण ये था। दूसरा ये कारण था कि लोग इसको किस तरह से देखते थे? एक सोशल स्टेटस की तरह से देखते थे कि लड़का पैदा होना चाहिए तो ही व्यक्ति सही है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो ही बहू सही है, नहीं तो नहीं है। तो ये सोशल स्टेटस एक गलत धारणा बन गई थी। उसके कारण भी लोगों की विरुचि थी किसमें? पुत्रियों में। ठीक है, तो दो तीन कारण थे सामाजिक जो आधार पर बने थे पुत्रियों के प्रति विरुचि, लेकिन अब ऐसा माहौल काफी बदल गया है। अब जो नई जनसंख्या नीति जो गणना जनगणना आएगी, उसमें लिंगानुपात में आप काफी सुधार देखेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कारक है? बताइए। शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कारक है? ऑप्शन ए है, आप जो ये आपके कूट दिए गए हैं, इनमें से आपको कूट पहचानना है, कौन 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 से कूट सही है। तो जन्म के समय शिशु का कम वजन, आपको शिशु मृत्यु से संबंधित कारण पहचानने हैं। अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता के पोषण परक स्थिति, और डी चौथा आपका है गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग। तो बताइए ऐसे कौन से कारण हैं जो शिशु मृत्यु के कारक बनते हैं या कारण बनते हैं? बताइए। तो इन चारों में कौन कौन से सही हो सकते हैं? जन्म के समय शिशु का कम वजन। अगर जन्म के समय शिशु का कम वजन है तो जिसका अर्थ होगा शिशु जो जन्म लेने वाले शिशु है वो गर्भ में कुपोषित रहा है, तो इसका कारण क्या होगा? इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको बीमारियां लग सकती हैं। दूसरा है अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव। अगर सही समय पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो भी मृत्यु हो सकती है, तो एक कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है। गर्भवती माता की पोषक परक स्थिति, अगर सही से पोषण गर्भवती माता को नहीं मिला है तो वो भी एक कारण हो सकता है शिशु मृत्यु का। तो चौथा गर्भ निरोधी उपाय, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए पहले दूसरा तीसरा कौन से ऑप्शन में सही है? तो डी ऑप्शन में पहला दूसरा और तीसरा है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का। इस तरह के भी आपसे दो तीन प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो बीच बीच में इन प्रश्नों को भी करते रहिए। अगला प्रश्न है आपका, एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? बताइए। एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका रोगग्रस्तता दर, बी है मृत्यु दर, सी है प्रजनन दर, और डी है आपका जनन शक्ति दर। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी, प्रजनन दर कहा जाता है।
क्लियर है आपको? क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है, ठीक है? तो एक समाज विशेष में 1000 प्रत्येक 1000 प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को प्रजनन दर कहा जाता है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है चौथे का। अगला प्रश्न है आपका, स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? बताइए। स्त्रियों द्वारा जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका प्रजननता, बी अस्वस्थता, सी जनन क्षमता या डी अजनन क्षमता। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पांचवें का, वो ए, ठीक है? प्रजननता कहलाता है, ठीक है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रमुख पोषक पदार्थ है। बताइए कौन सा पदार्थ प्रमुख है? अनाज है या दूध है या फल है या उपयुक्त सभी? बताइए प्रमुख पोषक पदार्थ क्या है? तो इसमें तो आप तो बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे पा रहे होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें मैं ज्यादा समय भी नहीं जाया करूंगा आपका। तो सामान्य पोषक पदार्थों में शामिल कौन कौन है? अनाज है, दाल है, फल है, दूध है, मांस है, अंडा है, गुड़ है, तेल और हरी सब्जियां भी हैं। यहां पर नहीं लिखा है, ठीक है? तो हरी सब्जियां भी आपके सामान्य पोषक पदार्थों में आती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? जल्दी से बताइए। उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए। उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी, 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पोषक तत्वों को मुख्यतः 4 प्रकार के पोषक तत्वों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व वसा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? और दूसरा है वृद्धि एवं निर्माण संबंधी पोषक तत्व जो प्रोटीन होता है, ठीक है? और उपापचयी नियंत्रक पदार्थ जो विटामिन, लवण और जल होते हैं, और आनुवंशिक पदार्थ जो होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है आपको? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लवण, जल और न्यूक्लिक अम्ल, ये 4 होते हैं, ठीक है? 4 प्रकार के पोषक तत्वों को विभाजित किया जाता है, ठीक है? क्लियर है आपको? जो आपको ऊर्जा उत्पादन करते हैं उनमें क्या आता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट आता है। जो वृद्धि एवं निर्माण में सहायक होते हैं उसमें प्रोटीन आता है। जो उपापचयी नियंत्रण करते हैं वो क्या होते हैं? विटामिन, लवण और जल होते हैं। और जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है? जिसे डीएनए भी कहते हैं, ठीक है? क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसका कथन है कि पोषक मनुष्य व उसके शारीरिक, सामाजिक, जैविकीय पहलुओं के बीच में संबंध है? गरिमा बैच में आज सुबह ही यह परिभाषा कराई गई है। मैं एक एक छात्र से उम्मीद करूंगा कि वो इसका सही उत्तर बताएंगे। पोषक मनुष्य व उसके शारीरिक, सामाजिक, जैविकीय पहलुओं के बीच का संबंध है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आठवें का। यहां पर बताइए। यहाँ पर पोषण भी आ सकता है, ठीक है? पोषक लिखा है, यहाँ पर पोषण भी आ सकता है आपके परीक्षा में। पोषण मनुष्य व उसके शारीरिक, सामाजिक, जैविकीय पहलुओं के बीच का संबंध है। बताइए ए ऑप्शन सही होगा आपका, या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी होगा? ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, सी और बी, इसका आप ध्यान रखेंगे। बताइए पोषण मनुष्य व उसके शारीरिक, सामाजिक, जैविकीय पहलुओं के बीच का संबंध है। आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, पुड़किन है। कौन है? पुड़किन है। क्लियर है आपको? इन्होंने क्या कहा कि पोषण जो है वो मनुष्य व उसके शारीरिक, सामाजिक, जैविकीय पहलुओं के बीच का संबंध है। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पोषण की कुल कितनी मुख्य स्थितियां होती हैं? बताइए पोषण की कुल कितनी मुख्य स्थितियां होती हैं? नौवां प्रश्न है आपका। 1, 2, 3 या 4? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। पोषण की कुल कितनी मुख्य स्थितियां होती हैं? तो पोषण की केवल 2 मुख्य स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो एक आपका सुपोषण या उचित पोषण होता है, क्लियर है आपको? और दूसरी जो स्थिति होती है आपकी कुपोषण या अल्प पोषण होती है। क्लियर है आपको? तो एक और दो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, पोषक पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बताइए
पोषक पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? एक आयु, बी लिंग, सी स्वास्थ्य, डी उपयुक्त सभी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पोषक पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक हैं ए आयु, बी लिंग, सी स्वास्थ्य, डी उपयुक्त सभी। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10वें का? सही से बताइए जल्दी से। तो 10वें का जो सही ऑप्शन है आपका डी उपयुक्त सभी है। क्लियर है आपको? आयु भी प्रभावित करती है, लिंग भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर कोई स्त्री गर्भावस्था में है तो वो भी प्रभावित करेगी, उसके लिए कुछ अन्य पोषक पदार्थ आवश्यक होंगे। कोई स्तनपान करा रही है तो उसके लिए अन्य होगा। क्लियर है आपको? तो ये चीजें प्रभावित करती हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, ये परिभाषा किसकी है? बताइए। गरिमा बैच में ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाई गई है, बहुत अच्छे से समझाई गई है, तो गरिमा बैच वाले स्टूडेंट इसको बिल्कुल सही बताएंगे। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए फ्रायड, बी डी टर्नर, सी पुडकिन, डी को एडको। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यहां पर क्रो एंड क्रो होगा, ठीक है, क्रो एंड क्रो होगा। क्लियर है आपको? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, यह परिभाषा किसकी है 11वें का? बताइए। 11वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी टर्नर की यह परिभाषा है। किसकी है? डी टर्नर की परिभाषा है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आप मानकर चलिए यह परिभाषा आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल सकती है। क्लियर है आपको? तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, यह परिभाषा किसकी है? डी टर्नर की है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? बताइए कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, और ऑप्शन डी है सभी। बताइए कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? बताइए। अगर आपने सही से पढ़ा है विटामिन को एक बार भी, तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे पा रहे होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है और इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बहुत ही पीछे हैं। आपको खुद को आगे लाने के लिए काफी मेहनत की आवश्यकता है। तो बताइए जल्दी से, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? बताइए जल्दी से। तो 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका, वो सी है। विटामिन डी धूप से निर्मित होता है, ठीक है, धूप की उपस्थिति में हमारे शरीर में निर्मित होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या दूध में नहीं पाया जाता है? बताइए। निम्न में से क्या दूध में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका अमीनो अम्ल, बी है वसा, सी है आयरन, और डी है आपका कैल्शियम। बताइए निम्न में से क्या दूध में नहीं पाया जाता है? तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका भी उत्तर बहुत ही आसान है। बताइए 13वें का निम्न में से क्या दूध में नहीं पाया जाता है? बताइए। तो 13वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आयरन दूध में नहीं पाया जाता है। क्लियर है आपको? ये आप सदैव याद रखेंगे, आयरन दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में आयरन के अतिरिक्त वसा, अमीनो अम्ल, पोटेशियम, कैल्शियम व खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे पूर्ण आहार कहा जाता है। आयरन को छोड़कर बाकी सब कुछ पाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। 14वां प्रश्न है आपका, बहुत ही आसान उत्तर है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या 5 होते हैं? बताइए। तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 14वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक होता है आपका मोनोसेकेराइड, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, और दूसरा होता है आपका डाइसेकेराइड, जिसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं, और तीसरा होता है आपका पॉलीसेकेराइड, जिसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन आते हैं। क्लियर है आपको? ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताइए। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका 2, बी 3, सी 4, डी 5। बताइए घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जल्दी से बताइए।
तो बहुत ही आसान उत्तर है, 2 भागों में ही विभाजित किया गया ना। कौन-कौन से 2 भाग हैं? एक जल में घुलनशील विटामिन जो बी और सी है। अगर आप ज़्यादा देर तक सब्जियों को या अन्य फलों को धुलते हैं तो उससे क्या होता है, विटामिन सी आपका बह जाता है। और आपका दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन जो ए होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं और के होते हैं। क्लियर है आपको? तो कई बार आप देखते होंगे जो ऑयल कंपनियाँ रिफाइंड बेचती हैं या ऑयल बेचती हैं, तो उसमें ऊपर लेबल चिपका देती हैं विटामिन ए और डी और ई के साथ, ठीक है? तो वो क्या करती हैं, उसमें विटामिन ए, डी के घोल देती हैं वसा में। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? बताइए, किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए और बी ऑप्शन है विटामिन सी और सी ऑप्शन है आपका विटामिन डी और के और डी ऑप्शन है आपका विटामिन के। तो बहुत ही आसान उत्तर है, बहुत ही कॉमन उत्तर है। अगर आप इसका दे पा रहे हैं इसका उत्तर, तो यकीन मानिए आप काफी हद तक आगे निकल चुके हैं अन्य लोगों से जो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा? किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका, वो कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विटामिन डी व के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। डी का आपका क्लियर है आपको? धूप की उपस्थिति में होता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? बताइए, मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? ए ऑप्शन है आपका 45% से 55%, बी ऑप्शन है आपका 55% से 65% तक और सी ऑप्शन है आपका 65% से 75% तक और डी ऑप्शन है आपका, यहां पर एक 5 ज्यादा बन गया है, ठीक है, 75 से 85% तक। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 17वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 65 से 75% तक। क्लियर है आपको? तो मानव शरीर में कितने प्रतिशत भाग जल होता है? 65 से 75% तक होता है। अगला प्रश्न है आपका, किस स्थिति के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है? बताइए, किस स्थिति के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है? ए गर्भावस्था में, बी आराम की स्थिति में, सी स्तनपान के दौरान और डी है आपका दौड़ने के दौरान। बताइए किस अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, ठीक है, स्तनपान के दौरान। क्लियर है आपको? स्तनपान के दौरान प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में भी प्रोटीन बढ़ जाती है, जिसकी गर्भावस्था में 15 ग्राम प्रोटीन बढ़ती है और स्तनपान के दौरान तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? बताइए प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? यह मैंने आपको पहले भी एमसीक्यू में कराया है और उम्मीद करता हूं आप इसका सही उत्तर देंगे। ऑप्शन ए है क्वासियोकर और बी है एनीमिया, सी है रिकेट्स और डी है बेरी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बताइए। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है? क्वासियोरकर है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होता है, ये बच्चों में होने वाला रोग है, इसमें हाथ पांव दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल आता है। क्लियर आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 6 माह से कम आयु के शिशु को मां की दूध से प्राप्त होता है? बताइए 6 माह से कम आयु के शिशु को मां के दूध से क्या प्राप्त होता है? क्या प्रोटीन मिलता है, क्या विटामिन मिलता है, क्या अतिरिक्त खनिज पदार्थ मिलते हैं या सभी मिलते हैं? बताइए 6 माह से कम आयु के शिशु को मां के दूध से क्या प्राप्त होता है? तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, ठीक है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, स्तनपान कराने वाली स्त्री को कितना कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है? बताइए। ऑप्शन ए है 250 कैलोरी, बी है 350 कैलोरी, सी है आपका 450 कैलोरी और डी है आपका 550 कैलोरी। बताइए स्तनपान कराने वाली स्त्री को कितना कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 550 कैलोरी। क्लियर है आपको? लगभग 550 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी महिला जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, लगभग 550 किलो कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है उसे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामान्यतः किस अवस्था के बच्चों में
प्रोटीन तथा विटामिन की प्रायः कमी देखी जाती है? बताइए। सामान्यतः किस अवस्था के बच्चों में प्रोटीन तथा विटामिन की प्रायः कमी देखी जाती है? ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में और सी है आपका किशोरावस्था में, डी है प्रौढ़ावस्था में। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सामान्यतः किस अवस्था के बच्चों में प्रोटीन तथा विटामिन की प्रायः कमी देखी जाती है? बताइए। तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, बाल्यावस्था में देखी जाती है। क्लियर? तो इसमें प्रोटीन और विटामिन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है जब बाल्यावस्था होती है, जो 5 से 12 वर्ष की आयु होती है। ठीक है? तो बाल्यावस्था जिसमें 5 से 12 वर्ष की आयु में स्कूली शिक्षा के दौरान स्कूली बच्चों में प्रायः प्रोटीन व विटामिन की कमी पाई जाती है, क्योंकि उनमें उस वक्त शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की व्यस्तता अधिक होती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामान्य कार्य करने वाले एक औसत युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बताइए। सामान्य कार्य करने वाले एक औसत युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है आपका 2000 से 3000 किलो कैलोरी, तीसरा बी है आपका 3000 से 3500 किलो कैलोरी और सी है आपका 3500 से 4000 किलो कैलोरी और डी है आपका 5000 किलो कैलोरी। ठीक है? जहां पर ये कैलोरी कैलोरी लिखा है ये सब किलो कैलोरी है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 3000 से 3500 किलो कैलोरी। क्लियर? आपको बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और महिलाओं को लगभग 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक स्थिति के अनुसार संतुलित आहार को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। आर्थिक स्थिति के आधार पर संतुलित आहार को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है आपका 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आर्थिक स्थिति के अनुसार संतुलित आहार को कितने भागों में बांटा गया है? मैंने अभी तक आपसे वीडियो लाइक करने को नहीं कहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो आज के प्रश्न थे वो आपको कैसे लगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। क्लियर है आपको? तो बताइए आर्थिक स्थिति के अनुसार संतुलित आहार को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। और आपको यह भी बताना है कि भारत में पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है? इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भारत में पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार संतुलित आहार को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो संतुलित आहार को 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है आपको? एक तो होता है कीमती आहार, इसमें क्या आता है? दूध आता है, अंडा आता है, मछली आती है, फल आता है, मांस आता है। एक होता है आपका समतुल्य आहार, इसमें क्या आता है? दूध आता है और मांस कम मात्रा में तथा अनाज दाल सब्जी अधिक मात्रा में। और फिर आता है आपका अल्प और सस्ता आहार, जिसमें सिर्फ दाल और अनाज आप खाते हैं। ठीक है? अगर आप सिर्फ दाल रोटी खा रहे हैं तो वो क्या है? आपका सस्ता आहार है। फिर जो समतुल्य आहार है, अगर आपने उसमें दूध और हल्का मांस शामिल कर लिया है और सब्जियों को शामिल कर लिया है तो आपका समतुल्य आहार हो जाता है। फिर आपका होता है कीमती आहार, जिसमें आप सिर्फ दूध अंडा मछली फल और मांस खाते हैं। क्लियर है आपको? तो ये 3 तरह के आहार होते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट 1 किसका? जीवन चक्र के दौरान पोषण और शिशु और मातृ दर की मातृ मृत्यु दर के। क्लियर है आपको? तो ये 24 एमसीक्यू थे जो काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे आपको। आपको प्रश्नों का स्तर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और क्या आपको आज के मॉक टेस्ट में मजा आया है। लगातार इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। अगर आपको खुद पर भरोसा है, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा है, तो क्यों ना मेहनत करते रहा जाए, है ना? जितना आप जुड़े रहेंगे अपने आप से, अपनी पढ़ाई से, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा और आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।